कान ग्रहण करें। उनके नाम में भी अटल है। आज कर अटल जी अटल जी का भी स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि कुछ 4-5 नाम हमारे बीच है, तो मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा, ये निवेदन करते हुए कि बहुत अधिक पढ़ने का लालच न करें, श्रेष्ठ पढ़ने का लालच करें। क्योंकि हमारे आलोक भट्टाचार्य ने लिखा था, बात चांदी है, बात सोना है, बात हीरा है, बात मोती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। का बड़ा मुद्दा बनाया जाता था यार दोस्तों में। तो अटल जी ने उनसे अपने अंदाज में कहा कि देखो, मुझे नारी के पत्नी रूप का पता नहीं, ये मेरे भाग्य में नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि नारी से बड़ी शक्ति पृथ्वी पर कोई नहीं है। भारत माता भी एक नारी। और आज देखिए, जैसा कि काबरा जी ने कहा कि कोई सीधे ही चर्चा पे आ जाओ तो अच्छा है, सीधी बात करें तो अच्छा है। मेरा एक संस्मरण है अटल जी के साथ। शायद 18 वर्ष पहले की बात है। हैदराबाद में मैं मंच पे था। एक स्पेसिफिक सोसाइटी का इंटरनेशनल वर्कशॉप था, जिसमें डिसेबल बच्चे, बहुत सारे डिसेबल बच्चे, हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के बच्चे आए हुए थे। मैं उस फंक्शन को एंकर कर रहा था। अटल जी मंच पे थे। एक तो जब वो वहां से क्रॉस कर रहे थे तो मेरे को लगा कोई बहुत बड़ी एनर्जी मेरे आसपास से गुजर रही। आई वाज सो चार्ज्ड विद दिस एनर्जी। इट वाज जस्ट क्रॉस किया। उसके बाद मैंने अटल जी को प्रणाम किया और मंच से बोला कि चाणक्य का एक लाइन था, मैंने उस लाइन को दोहराया मंच पे कि राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है, कदापि स्मरण रहे। चंद्रगुप्त को कहते हैं चाणक्य। तो अटल जी ने बड़ा जोरदार ताली बजाई और बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे थोड़ी हिम्मत हुई तो एक कविता मैंने भी सुनाई मन से। तो वो कविता मैं आपके सामने सुनाता हूँ। छोटी सी कविता है। चांदनी की बादली से भरा हो गगन तले, बनी हो मगन मुग्ध नन्ही सी कुटिया। चांदनी की बादली से भरा हो गगन तले, बनी हो मगन मुग्ध नन्ही सी कुटिया। तोतले सुनाती नीड़ पुष्पों की झड़ी, छोटी सी फुलवारी हो, सबके घरों में हो किंतु न्यारी। छोटी सी फुलवारी हो, सबके घरों में हो किंतु न्यारी न्यारी। दुबला सा रास्ता, दुबला सा रास्ता हो, सबसे ही वास्ता। शंख बजाता कोई समीरन गाता हो, कोयल गुंजन गान सबको सुनाता हो। चार रोटी तनिक मधु, थोड़ी सी दाल हो, सबके घरों में हो किंतु न्यारी न्यारी। चांदनी की बादली से भरा हो। और वो वहां से जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे वो आए, मेरे पास आए, मैंने चरण छुआ, उनका स्पर्श आज तक मुझे याद। वहां पे लोगों ने, आयोजकों ने भी कहा, मधु जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे बढ़ गई। तब मुझे भी ख्याल आया कि मैंने इतना बड़ा मजाक किया है, लेकिन अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व हुए जिनसे मैं कभी मिला नहीं, इसके बावजूद भी एक आत्मीयता कायम हो चुकी थी उनमें। तब मैं वो मजाक कर पाया था। हुआ ये था कि कवि सम्मेलन शुरू होते ही वो पहुंच गए थे, और जैसे वो अलग कुर्सी रखी हुई आदित्य पार्क से, वैसे ही उस दिन उनका अलग से एक मंच बना हुआ था साइड में। इधर हम 6 कवि थे मधुप जी के साथ में, और उधर वो उस पर जाके बैठे थे। आते ही सबने प्रणाम किया वगैरह, कवि सम्मेलन शुरू हुआ। मेरा नंबर 3रा नंबर पे था कवि सम्मेलन में। तो वो चीफ गेस्ट थे और मधु पांडे जो थे वो संचालक थे। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करते, जैसे माया जी के साथ तो कई मंचों पे अटल जी रहे हैं, और वो तो कहा कि साहब, उन्होंने मधु जी ने परिचय में कहा कि आज मंच में 2 अटल जी हैं। एक अटल जी वो जो मुझसे बड़े हैं, एक अटल जी वो जो मुझसे छोटे हैं। ये मुंबई से आए हैं, मैं इनको बुलाता हूँ, आइए अपना।
तो मैंने बिल्कुल बिना झिझक के स्वागत है अरुण जी। जी तो बिना झिझक के मैंने शुरू में फिरते ही, क्योंकि मुझे जोक वोक सुनाने आते नहीं कवि सम्मेलनों में, तो ऐसी कोई एक आध पंक्ति बोल के अटेंशन लेके अपना काव्य पाठ शुरू कर देता हूँ। तो मैंने तुरंत कहा साहब, अभी मधुर जी ने कहा साहब आज दो अटल जी हैं ये, तो मैंने शुरू में कहा उनका कि मधुर जी ने कहा साहब ये, मैंने कहा इनकी और मेरी क्या बराबरी, कहा ये काम है, मैं एक शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूँ। ये कहते ही मैं कह तो गया, और अटल जी ने बिना एक सेकंड देरी लगाए ऊपर हाथ करके जो ताली बजाई जोर जोर से, और पूरा पंडाल तालियों भर गया था। तो वो मेरा पहला, वो एक ही मंच हमने सजा किया था, और उसके बाद में जब मैं बैठा तो मुस्कुरा के मेरी तरफ दिखाई, और वो मुस्कुराहट मुझे आज भी बहुत मुझे आशीर्वाद की तरह लगती है। तो ये एक छोटी सी घटना थी जो हमें एक समानता नहीं थी साहब, मैं शादीशुदा इज्जतदार आदमी, लेकिन एक बाद में समानता निकली। कुछ वर्ष बाद में अटल जी बॉम्बे आए और सेंट्रल होटल में रुके थे, और ये खबर मुझे किसी महिला ने दी कि आपको पता है अटल जी यहाँ बॉम्बे में आजकल आज बॉम्बे में आए हुए हैं। मैंने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले मुझे उन्होंने फोन करवाया। तो फिर एक समानता निकली हम दोनों में, अटल जी और मुझमें, कि उनको भी महिलाएं बहुत पसंद थी और मुझे भी महिलाएं बहुत पसंद थी। उसके बाद में फिर हमारे सब कवि मित्रों को पता है, मैंने एक छोटी सी वार्ता तैयार कर ली थी कि हमें क्या क्या समानताएं हैं। असमानता तो एक ही है, लेकिन समानता क्या क्या है, हर मंच में मैं बदलता रहता था। तो वो मेरे कवि मित्र जानते, समानता में बताया करता था कि हम दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। उनके नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है, मेरे नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है। वे भी कविताएं लिखते हैं, मैं भी कविताएं लिखता हूँ। वे भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़े, मैं भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा, बराबरी का मामला है। वे जब जब भी मुंबई आते हैं तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर नहीं आते, मैं जब जब भी दिल्ली जाता हूँ उनसे मिलने के लिए उनके घर नहीं जाता। बिल्कुल बराबरी का मामला है। फिर वो प्रधानमंत्री पद से हट गया तो कहने लगा आजकल वो भी प्रधानमंत्री नहीं है, मैं तो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं था। बिल्कुल बराबरी का मामला है, लेकिन दो बातों में बराबरी नहीं है। वो ये कि मैं एक तो शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूँ, और दूसरा ये कि मेरे घुटने ठीक ठाक। तो एक दूर से ही जैसे सूरज और चांद से हमारा रिश्ता बन जाता है, ठीक अटल जी वैसे ही थे जिनसे एक रिश्ता सा बन गया था। अभी पिछले साल मैंने एक कविता लिखी थी, उसमें अटल जी का जिक्र है। पूरी कविता नहीं, 3 पंक्तियां जो उसमें है मैं आपको सुना रहा हूँ अटल जी के। ये कविता विषय ये है कि कुछ कवि हैं वो माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं कि माँ हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, हम कौन सी पार्टी में जाएं। तो अंत में जो सरस्वती माँ कहती है वो पंक्तियां सुना रहा हूँ, 3 पंक्तियां। पॉलिटिक्स के बारे में सरस्वती माँ मना करते हुए बोलती है कि सिंगार रस जीवन का आधार है, लेकिन राजनीति में तड़ीपार है। नेता अजीब किस्म का बेचारा है, ऊपर से खजूर भीतर से छुआरा है। नीरस है, बेबस है, साक्षात तरुण रस है। भयानक रस नेताओं के भाषणों का, भयानक रस नेता के भाषणों का जहर हो गया है। हास्य बोध अटल बिहारी के संग रिटायर हो गया है। भयानक रस नेता के भाषणों का जहर हो गया है। हास्य बोध अटल बिहारी के संग रिटायर हो गया है। हे दिनकर, बच्चन, नीरज और काका के मुरीदो, अपना घोड़ा बेच के गधा मत खरीदो। और अटल जी को भी नमस्कार। कुछ लोग हवाओं पे अपना सिग्नेचर छोड़ देते हैं, हस्ताक्षर छोड़ देते हैं, पानी पे अपनी दिखाई छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से अटल जी उनमें से एक है, और इस वक्त हमको एक अटल गया है, बहुत सारे अटल की जरूरत है। हिंदुस्तान को बहुत सारे अटल की जरूरत है, तभी हिंदुस्तान का कुछ होगा। नहीं तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हमको बहुत सारे अटल चाहिए। मेरी 3 मुलाकातें हुई थी अटल जी के साथ, 3 मुलाकातें हुई।
मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग आपके जीवन काल में आते हैं, आपको छू के अपना एक सिग्नेचर छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि कुछ और महानुभाव का नाम दूंगा। दिलीप कुमार साहब के साथ 2 फिल्में, एक फिल्म बच्चन साहब के साथ में, लास्ट के 25 मिनट एक साथी कलाकार के साथ में, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद 4 महीने लास्ट के आर.डी. बर्मन साहब के साथ में, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो चले गए, छू के चले गए। उनमें से अटल जी भी थे। हम लोग का एक रिलीजन एक और है, धर्म और है कि हम लोग बड़े शरारती से लोग हैं, बड़े नॉटी से लोग हैं। हमारा पहली मुलाकात हुई थी वो थी एनसीपीएम में एक शो कर रहे थे जिसका नाम था मोटे राम का सत्याग्रह, और अटल जी कभी कभी हमारा शो देखने आते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि तीसरी रो में बैठे हुए थे, पान चबा रहे थे, तो मेरे साथी जो कलाकार था, मैं किसी की प्रॉक्सी कर रहा था। मेरा साथी जो कि हर शो करता था, मुझे तो उसी दिन डायलॉग मिले थे और मैं इम्प्रोवाइज करके चल रहा था, वो फंबल बहुत कर रहा था। शायद अटल जी के आने के बाद में फंबलिंग शुरू हो गई थी। तो एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार मैंने उनकी तरफ देखा और एक जड़ दी एक लाइन कि कंफ्यूजन बहुत अटल हो गई। वो मेरी तरफ देखते रहे। बाद में आए पीछे, कोई चारा नहीं मिला, हम पे चिपका दिया। मैं भी कोई और चारा भी नहीं था सर, एक सामने आप ही थे। हमने कहा कि लगा दो, एंड ही एनकरेज्ड अस द होल टीम। दैट वाज द फर्स्ट मुलाकात जिसमें अटल जी आए और हमको छू के चले गए। उसके बाद मुंबई बहुत कमाल का शहर है। इसमें कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप अपने आप को पाते हैं एक जूरी का जज। मुझे स्क्रीन अवार्ड्स में एक जज की हैसियत से बुलाया गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने तो संगीत भी नहीं सीखा है, तो आपने मुझे जज क्यों बुला दिया? बोले इसीलिए बुलाया क्योंकि आपने संगीत नहीं सीखा और आप गाते हैं। धन्यवाद। उसमें कैसेट का जमाना था माया जी, और हमको कोई 250-300 कैसेट दी गई थी, क्योंकि हमारे डीएनए में ईमानदारी है। और हमने एक कैसेट को सुना, एक गाने के ऊपर उसको 10 में से नंबर दिए। एक कैसेट अचानक आ गई हाथ में, जिसको सुनता 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 मैं दमन की तरफ निकल गया। इतनी शानदार कैसेट थी, जगजीत साहब ने गाया था और उसको लिखा था अटल जी ने। मैंने पहले तो मुझे पता नहीं चला कि ये किस महानुभाव ने लिखा है। सर मैं समय ज्यादा तो नहीं लेना, तो गाना भी गाना तो मैं भी करना पड़ेगा जब आपने कहा है तो मैं चलता गया। अचानक मैंने देखा ये लिखा किसने, जिसमें यद्यपि वर्ड आता है, हर एक वर्ड जो है मुलायम है, कोई वर्ड के ऊपर कुछ ओवर स्ट्रेस नहीं है, एवरीथिंग सो गुड। मैंने देखा अटल जी, उन्होंने अपनी गाड़ी को मोड़ा, मैं सीधा तारा जी के पास गया। शी वॉज एडिटर ऑफ स्क्रीन, और मैं अपनी ज्यूरी के 4 मेंबर से मिला। विशाल भारद्वाज जी, he was one of the jury member। मैंने कहा बॉस या तो अभी मीटिंग कर लो। 2 मिनट की मीटिंग हुई, उसके बाद से वो कॉफी पिए। उसने फौरन से मीटिंग रखवाई। बोले कहिए। मैं कहा सर ये कैसेट ये मैंने सुनी है, और मेरे ख्याल से इस कैसेट के सामने, इस लिखाई के सामने, इस लिरिक्स के सामने जितने भी शायर हैं इस साल में कोई भी आगे नहीं आ सकता। उसमें गुलजार साहब भी थे, और वो महान शायर हैं, कमाल की लेखनी है उनकी। लेकिन वो अवार्ड उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन गोयनका साहब गए थे दिल्ली में और जाके उनको शॉल और वो अवार्ड दिया गया। That was थर्ड टाइम मेरी मुलाकात हुई
मेरे दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, MP हैं, कीर्ति आजाद साहब। कीर्ति आजाद साहब मुझे उनके घर लेके गए, अटल जी के घर लेके गए। मैंने कहा यार एल्बम रिलीज करनी है। उसका नाम था ओए बोल मिटी दिया बाविया, ये नाम था उसका। क्योंकि कुछ जमाने ने ट्रांजेक्शन ली थी और हमने कहा कि कुछ एक एल्बम भी की जाए, तो मैंने उनको एल्बम अपनी प्रेजेंट की। मैंने गाना तो गा दिया, बोल मिटी दिया बाविया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरियां, गल्लां घर घर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आजा हो। अटल जी ने वो गाना सुना, सारे गाने सुने, अपनी सहमति दी, आशीर्वाद दिया। अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं आपसे, मुझे पता नहीं था कि बोल मिट्टी दिया बाविया का संदर्भ क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। मुझे उन्होंने बोला कि आपको पता है इस गाने की पृष्ठभूमि क्या है? मैं कहा नहीं सर। अब उन्होंने, ये मोमेंट है जहां मैं गा सकता हूं, जी बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है? मार मुका लिया, मेरा सोना माही आजा। तो इसकी पृष्ठभूमि ये है। अब शुद्ध हिंदी में लिखने वाले एक कवि, एक शायर, वो पंजाबी के बारे में बता रहे हैं। बोले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तानी सेना बाहर गई थी, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस वक्त पंजाब से जितने भी जवान गए थे बाहर, जितने भी गए थे, उनकी बीवियों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद वापस ना आए, महायुद्ध है। ये बकौल अटल जी के। तो एक मिट्टी का बाबा बनाती थी, उससे बात करती थी, मिट्टी के बाबे से। अब आप इसको फिर देखिए, मिट्टी का बाबा बनाया, और कहते हैं कि बोल मिट्टी दिया बाबिया, तेरे दुख ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरियां, दरवाजे के बाहर बेरियां लगाऊं, बूहे अगे लावा बेरियां, गल्ला घर घर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आजा हो। ये वो बोलते जा रहे थे और उनकी आंखों में नमी थी। बोले ये इसकी पृष्ठभूमि है, ये लोगों के DNA में पहुंचा हुआ है, उस जनरेशन के, उसकी बाद की जनरेशन के, हर दशक में जितनी भी जनरेशन आती है, उनमें से एक परसेंटेज लोग हैं वो इसको गुनगुनाते हैं, बोल मिट्टी दिया बाबा। ये मेरी 3 मुलाकातें थी। आज मैंने अपने फेसबुक पे यही जो तस्वीर मुझे भेजी गई थी, पोस्टर, थैंक्स टू शेखर जी, कि मैं उसके नीचे लिखा, पता नहीं लाइनें आती हैं, अवतरित होती है, एक आमद होती है, वो मैंने लिखा कि his absence is better than his presence। ये बहुत बढ़िया बात कही आप। हो गई, ये आ गई। His बहुत absence बढ़िया बात इन्होंने कही। आज is हम लोग bigger than his जब तक presence। जीवित थे, कितने लोग माया जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वहां पे जाते हैं, हाँ, लेकिन उनके जाने के बाद कितने लकी हैं कि उनकी जो हर नदी में वो गई है, वो कण गए हैं, वो कण गए हैं, वो हमको आशीर्वाद है। एंड आई विश एंड आई वांट कि इतने अटल और आ जाएं कि हमारे देश का उद्धार हो। यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। अपने शत नमन। क्या वक्ता, क्या काबिल, सब ले गए अटल। क्या बात, वाह, क्या बात, वाह, क्या बात, क्या बात, सब ले गए।
तब ले गए अटल। सच है कि रसघट रीत गया, युग पुरुष गया, युग बीत गया। क्या बात। सच है कि रसघट रीत गया, युग पुरुष गया, युग बीत गया। तेरा व्यक्तित्व विराट रहा, तेरा व्यक्तित्व विराट रहा, तेरा कृतित्व महान रहा। तेरा व्यक्तित्व विराट रहा, तेरा कृतित्व महान रहा। तू सहज सरल, तू सफल सबल, ओ अटल अटल। दोस्तों, मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, छोटा सा कलाकार हूँ, पहले पानी लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिनके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुझे उनके समय में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। ये शायद मेरी नियति ही थी कि रात के 1:10 पे देश का प्रधानमंत्री मुझ जैसे छोटे से कलाकार को फोन करे और मुझे कहे कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। मैंने बोला भैया मैं शूटिंग से आया, मैं थका हुआ हूँ, मजाक मत करो यार, फोन रख दो। भाई मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। मैंने कहा देश का प्रधानमंत्री। मैंने कहा सर प्लीज डिस्टर्ब मत करो यार, मैं बहुत थका हुआ है, सुबह से शूटिंग से निकला था, अब फोन रख दीजिए। फोन रख दिया गया। 5 मिनट के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया कि अटल जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं। मेरे होश उड़ गए। देश का प्रधानमंत्री एक छोटे से कलाकार मुझ जैसे बंदे के घर पे लैंडलाइन पे फोन कर रहा है। कहां से नंबर निकाला, कैसे बात किया, रात के 1:10। मेरा आदेश है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। मुझे माननीय प्रमोद महाजन जी के रास्ते से दिल्ली ले जाया गया, सीधा प्रधानमंत्री निवास पे। और लोग कहते हैं मैं प्रधानमंत्री निवास में गया, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री निवास जाने के लिए कितने कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, किस किस फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। जब मैं फाइनली वो सीढ़ियां चढ़ के उस हॉल पे पहुंचा तो उनके सेक्रेटरी थे मिस्टर सिंह, मुझे याद है वाईपी सिंह या बीपी सिंह कुछ नाम था। वो आए और उन्होंने कहा वेलकम टू प्राइम मिनिस्टर हाउस, ही इज वेटिंग फॉर यू। देश का प्रधानमंत्री मेरे लिए इंतजार में। आई वॉज शॉक्ड। दरवाजा खुला और यहां से करीब जितनी वो दीवार है उससे डबल डिस्टेंस पे एक सिंगल सोफे के ऊपर अटल जी बैठे थे और चारों तरफ कम से कम भी 60-70 बीजेपी के लीडर्स बैठे थे, जिसमें माननीय अडवाणी जी, वेंकैया जी, सुषमा जी, अरुण जेटली साहब, लाइन से पूरी कैबिनेट मतलब जितनी थी उस वक्त। और ये बात है फरवरी 2014 की, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नीली जर्सी पहनी हुई थी, धोती पहनी हुई थी और कुर्ता लंबा पहना हुआ था। मुझे देखे और खड़े हो गए। जैसे वो खड़े हुए तो तमाम बाकी लोग खड़े हो गए और उन्होंने वहां से मुझसे, मैं जब 20 फीट हुआ उनसे, उन्होंने मुझसे कहा आओ युधिष्ठिर महाराज। ये नाम से संबोधित करते थे। पूरे जीवन जो है अनगिनत मुलाकातें, तो ये पहली मुलाकात है। मैं गया उनके चरण छुआ तो उन्होंने कहा नहीं 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 तुम धर्मराज हो, पाप मत करो, ये पाप मत करो। देखिए मैं कभी कभी अचंभित होता हूं कि इतना बड़ा व्यक्तित्व कुछ कहने लायक ही नहीं उनके विषय में, मतलब द अल्टीमेट। और वो व्यक्ति मुझ जैसे छोटे से कलाकार के बारे में इतने बड़े बड़े बातें करता हूं, मैं हैरान होता हूं, आज भी हैरान होता हूं। ये शायद नियति थी। लेकिन मुझे एक याद है 92 में वीडियो मैगजीन आया करती थी लहरें। उसमें जब महाभारत समाप्त हुआ था तो महाभारत उसके एंड में कुछ खास लोगों के इंटरव्यूज थे। उसमें माननीय अटल जी का एक इंटरव्यू था और उससे पत्रकार ने पूछा था कि महाभारत के अंदर आपका फेवरेट किरदार कौन है। ये मैंने देखा था उस वक्त 92 में और ये बात है 2004 की। तो उन्होंने कहा था भाई युधिष्ठिर ने कमाल किया है, वो जो कलाकार है क्या नाम है उनका, गजेंद्र चौहान। ये इतनी याद थी सिर्फ मुझे। और गैप था करीब करीब 12 साल का। और मैं 92 से पार्टी के लिए काम करता था लेकिन पार्टी का सदस्य नहीं था। ये उनकी जानकारी में था। और ऐसा मौका जब आया तो उन्होंने मुझे आदेश दिया और उनके आदेश को तो मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर किसी के अंदर
ताकत है जो कहे कि नहीं मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा या देश के लिए काम नहीं करूंगा। और उन्होंने उस वक्त, मुझे आज भी एहसास होता है, मेरे दोनों कंधों पे दोनों हाथ रख के कहा था, युधिष्ठिर महाराज ये कंधे मजबूत रखना, बहुत वजन आएगा। कई बार मुलाकातें हुई, मुझे बहुत सारी, इतनी मुलाकातें रात बीत जाएगी मेरी तो, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऐसे जाता था मैं जैसे पड़ोसी के घर में जाते हैं, इतनी मुझे छूट दी हुई थी माननीय अटल जी ने। उस वक्त पता नहीं कितनी बार गया, कितनी बार मैंने उनके साथ खाना खाया। एक बार दिल्ली ऑफिस में पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी और उनकी एक नीस है करुणा शुक्ला जी, वो उस वक्त महिला मोर्चा की अध्यक्ष होती थी। तो मैं उनके पास बैठा था, तो करुणा जी ने बोला कि माननीय अटल जी आए हुए हैं, बोर्ड की मीटिंग चल रही है। मैंने कहा दीदी देर हो जाएगी मुझे, मैं निकलता हूँ। बोले नहीं इंतजार करो, मिलके जाना, अभी खत्म होने वाली है मीटिंग। थोड़ी देर में संदेश आया कि मीटिंग खत्म हो गई और अटल जी निकलने वाले हैं। तो मैं बाहर आके खड़ा हो गई, जैसे 2 कैमरे यहाँ लगे हुए, वहां लाइन लगी हुई थी कैमरेज की, जो हमारा पुराना 11 अशोका रोड का ऑफिस है, तो वहां कम से कम 100-150 कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि अटल जी आने वाले थे। उस वक्त तक इलेक्शन हार चुके थे 2004 का। तो उनके लिए एक लंबी काली गाड़ी थी, उसमें एक विशेष सीट बनवाई गई थी ताकि वो आराम से उसमें पीछे बैठ सके। तो धीरे धीरे अटल जी गाड़ी के पास आए, पीछे एकदम साथ में अडवाणी साहब थे। तो मैं जैसे कैमरे उसके पीछे खड़ा था, तो अशोक सिंघल एक पत्रकार हैं, जी टीवी में थे, अभी शायद आज तक पे हैं, वो मेरे बाजू में खड़े थे, मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। तो अटल जी आए और देखा, सब पत्रकारों कैमरे की तरफ देखा, और गाड़ी में आधी शरीर जो है गाड़ी में गया, पता नहीं उनको क्या याद आया, वापस बाहर आए और फोकस करने लगे मुझे। तो अशोक सिंघल ने बोला कि आपको देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैं कहा यहां से इतनी दूर, 70-80 फीट का डिस्टेंस होगा, ज्यादा होगा, 100 फीट के करीब होगा। तो उन्होंने इशारा किया मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अशोक सिंघल ने बोला आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे क्यों बुलाएंगे यार। दूसरी बार इशारा किया, मैं फिर भी खड़ा रहा। तीसरी बार इशारा किया कर दिया, तो मुझे लगा कि वाकई में इधर तो कोई है नहीं, सारे पत्रकार हैं, एक आदमी को विशेष तौर पे वो इशारा कर रहा है। तो अशोक सिंघल ने मेरे बोला आपको बुला रहे, जल्दी जाइए। तो मैं बैठा करके वो 100 फीट, मैंने ऐसा लगा 10 फीट में मैंने भाग के कवर की। मैं गया, मैंने चरण छुए, आओ युधिष्ठिर महाराज, सब कुशल मंगल। मैंने कहा शाबाशी वाला, अब मैं आराम से मर सकता हूं, धर्मराज मुझे यहीं मिल गए। मतलब मैं कभी कभी अचंभित होता था कि उनकी बातों में मृत्यु शब्द हमेशा, उनकी कविताओं में भी कई जगह उन्होंने जिक्र किया है। वो लिखते थे, मेरे पर्सनल एनकाउंटर्स बहुत हैं अटल जी के साथ, बहुत, मतलब मैं रात निकाल दूंगा सुना सुना के। और मैं अक्सर शायद अकेला व्यक्ति हूंगा पूरी पार्टी के अंदर में। आज मैं आपको ये बात शेयर करूंगा आपसे, जो उनके गाल पे हाथ लगा के बात करता था। उनका जो बायां गाल था उस पे मेरा दायां हाथ टच होता था और बात करता रहता था। ये पिता पुत्र का स्पर्श होता था। मुझे लगता था ये पिता पुत्र का जो स्पर्श है वो आज भी मुझे एहसास होता है, और कभी मना नहीं करते थे। मैं देखिए मेरा हाथ कांप रहा है, मैं उनको ऐसे हाथ लगा के बात करता था जब भी, और वो मुझे कहते थे। एक बार मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था, मुझे फोन आया दिल्ली से कि आपको फौरन बुलाया गया। तो मैं दिल्ली पहुंचा, अडवाणी जी का आदेश था। मैं उस वक्त नेशनल जॉइंट कन्वीनर कल्चरल था। तो किसी अवार्ड फंक्शन था भोपाल में कहीं, और वहां पे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम चला गया जो पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध था, और उसको 2 लाख रुपए मिले, नारियल मिला, शॉल मिला, ट्रॉफी मिली, और उसने पार्टी के खिलाफ जाके मंच पे बात कर दी। और वो रिकमेंडेशंस कल्चरल डिपार्टमेंट से होती है। तो अडवाणी सर को लगा कि गजेंद्र चौहान ने नाम मिल जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री का नाम है। मेरी पेशी हो गई और मुझे अडवाणी साहब ने कहा ये मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए इसका फौरन। मैंने कहा सर मुझे 15-20 मिनट, आधा घंटा दीजिए, मैं अभी जाके ऑफिस ट्राई करता हूँ कि ये माजरा क्या है। मैं ऑफिस गया, सारी फाइलें निकाली, तो पता चला मुझसे पहले जो व्यक्ति थे उस वक्त नाम भेजे गए थे, तो उन्होंने उनका नाम भेज दिया था। बहरहाल मैंने आके अपनी क्लैरिफिकेशन दी, बट वो डांट तो नहीं थी, पर डांट नुमा चीज थी। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि जो काम मैंने नहीं किया उसका इल्जाम मेरे ऊपर आया।
तो मैं फोन किया पीएमओ में और मैंने माननीय अटल जी को कहा कि मैं आपसे आगे मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आ जाओ। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गया और अटल जी ने बात सुनी पूरी। और मैंने कहा सर मेरा मन नहीं है पार्टी में काम करने को, मुझे नहीं लगता जो गलती मैंने की नहीं उसके लिए मुझे सजा क्यों दी जा रही है, क्यों मुझे डांटा गया। तो अटल जी सोचते रहे, देखते रहे मुझे, और उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, उस वक्त समझ ही नहीं आई मुझे। कहने लगे काम ना करने वाले से तो गलती होती नहीं है। मुझे लाइन समझ में नहीं आई और मैं बड़ा अपसेट से वहां से निकल आया। और मैं माननीय रामलाल जी हमारे संगठन मंत्री, मैं उनके पास गया। मैंने कहा यार रामलाल जी मेरे को पार्टी में काम नहीं करना है यार। मैं वहां गया था कि थोड़ा मुझे साहस बढ़ाएंगे या कुछ कहेंगे। उन्होंने तो एक लाइन बोल के सारी बात निपटा दी। बोले क्या बोले? मैंने कहा उन्होंने कहा काम ना करने वाले से तो गलती होती नहीं। बोले समझो इसका मतलब, इसका मतलब तुम काम कर रहे हो और काम कर रहे हो तो गलती होगी। तो जो अटल जी का जो विद्वान बना था या ज्ञान था वो बहुत हाई क्लास था, बहुत। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता, बहुत लकी मानता हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और दूसरा ये भी सौभाग्य है कि दूसरे जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री उनके साथ भी काम करने का अवसर मिल रहा है। और ये अवसर ऐसा है कि मुझे अब, बल्कि मैं अटल जी को 11 जुलाई 2018 को एम्स के अंदर देखने गया था। उनका पूरा स्टाफ को मैं जानता हूं। जिंटा जी जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा देखो भैया मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता आपको, अगर दीदी अंदर होंगी तो आप नहीं जा सकते, वरना मैं बाहर से आपको दिखा दूंगा दीवार के पीछे जहां हैं वहां, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत दिनों से इसी हालत में थे। और मुझे ये पूरा और मैंने उनको देखा उस दिन 11 जुलाई 2018 को। और बस यही प्रार्थना की कि अब जो भी है भगवान को जो मंजूर है वो। मुझे इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि मुझे लगता है अटल जी की आत्मा जो है बड़ी संतुष्टि के साथ गई होगी, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी जो है इस देश में आ गया है और वो मोदी जी के अंदर अंश दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और देश जो है वो सही दिशा में है। एक बड़ा पुराना किस्सा है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। कलाम साहब और अटल जी का जब परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो कलाम साहब ने धीरे से अटल जी के कान में बोला कि ये जो परमाणु परीक्षण होने वाला किसी को पता नहीं लगना चाहिए अटल जी, जब तक ये हो ना, ये लीक नहीं होना चाहिए। कह रहा दोनों को आ रहे हैं यार, लीक कैसे होगा? उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो माशाल्लाह बात है। और मैंने बहुत सौभाग्य, मैंने बहुत शेयर किया, बहुत मजे में उनसे बातें करता था। चंद लाइनें हैं, मेरी नहीं है, किसी कवि की हैं। हमारे मित्र हैं पिलखवा से नरेंद्र गोयल जी, शायद बहुत खूबसूरत लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, मैं वो लेके आया हूं, वो शेयर करना चाहूंगा। सबके दिलों पे करते रहे राज अटल जी, सबके दिलों पे करते रहे राज अटल जी, कवियों के सदा तुम तो रहे ताज अटल जी। मां भारती भी तुम पे करे नाज अटल जी, हमको अकेला छोड़ के चले गए आज अटल जी। लेके जन्म फिर से यहां, लेके जन्म फिर से यहां आओ अटल जी, हिंदी के गीत फिर से यहां गाओ अटल जी, संदेश भाईचारे का तुम लाओ अटल जी, सूरज की तरह रोशनी फैलाओ। मेरे पास उनकी यादें बहुत है, समय का अभाव है थोड़ा, नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। और मैंने बहुत अच्छा वक्त जो है उनके जन्मदिन पे हमेशा मैं उनको बधाई देता था। और बीच बीच में जिस दिन मन करता था मैं फोन करता था, और मैं जिंटा को, सुभाष को या शिव कुमार जी को फोन करके कहता था कि प्लीज मेरा संदेश जो अटल जी तक पहुंचा देना। और वो संदेश पहुंचता था और वहां से भी रिवर्ट होके बात आती थी, तो बहुत खुशी की बात है। और दोनों
रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रधानमंत्री जो है, उन दोनों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और एक ऐतिहासिक दृश्य जो आप लोगों ने देखा, इस देश के अंदर 1947 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री किसी शव यात्रा में पैदल चले, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सारी सुरक्षा दांव पे लगाते हुए दरियागंज की उन गलियों से निकलते हुए, मतलब ये बहुत ही खुशी की बात है कि वो व्यक्ति भी जो आज देश की बागडोर जिसके हाथ में, वो हमारे जैसा ही कोई है। तो इससे अच्छे दिन और क्या। कह दिया है कि अब कुछ कहने को बचा नहीं है। और मैंने तो जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं इतनी भाव में डूब गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी रोए कि हंसे, करे क्या, शब्द खो गए। मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाई। और लिखने का जहाँ तक वो है सवाल है, 2-4 पंक्तियां ऐसे ही याद दिमाग में आई तो मैंने लिख दी। तो मैंने कहा मैं वहाँ बता दूंगी, क्योंकि मैंने अटल जी पे कोई कविता नहीं। अटल जी की इतनी कविताएं मैंने सुनी हैं, क्योंकि मंच पर उनके साथ कई बार पढ़ने का मौका मिला। ये जनता की पुकार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। तो संस्मरण क्या, साथ में बैठते थे, 50 बातें ऐसी होती थी, सब तो याद नहीं है, लेकिन एक बड़ी जो इन्होंने बहुत बढ़िया बातें कही कि बड़े वो ऐसे हाजिर जवाबी उनकी थी कि पूछिए। तो यहाँ चौपाटी के पास जो कवि सम्मेलन था, जनता की पुकार, उसमें थी मैं। तो उस समय मेरी उम्र 40-45 के करीब रही होगी। तो अटल जी पहुंचे वहां, तो किसी ने वहां किसी बात पे, उनके कोई मजाक हो रहा था, तो किसी ने बात पे कहा ये भौजी हैं आपकी। तो हंसे और कहने लगे कि उम्र अगर और इनकी ज्यादा होती तो मैं भौजी कह ही देता। तो उम्र इनकी कम है तो मैं तो भौजी कह ही नहीं सकता। ये थोड़ा लेट आई। तो खैर जब कविता मैंने पढ़ी, तो वो कविता जो मैंने वहाँ पढ़ी थी, 2 कविताएं पढ़ी थी। एक दहेज के खिलाफ पढ़ी थी, और एक कविता मैंने, बहुत मेरी फेमस कविता थी, जीवन के सौदागर बोल, मिट्टी का क्या होगा मोल। तो ये पढ़ी थी। तो मैं आज वही कविता आपको सुना सकती हूँ। और 2-4 लाइन जो मैंने अटल जी के लिए, ये पकड़ना बहुत झंझट, ऐसे दे देना तो लगा होए तो अपना हाथ पांव चलाओ, ऐसे हमसे नहीं होता है। या बिना इसके भी पढ़ सकते हैं। भाव सूर्य चल दिया हमसे कह के गया, भाव सूर्य हमसे कह के गया, देश तेरे हवाले वो भारत सुमन। हम सब सुमन दरिया में खिले। कृष्ण है सारथी, सारथी ही रहे, कृष्ण है सारथी, सारथी ही रहे, लड़ना अर्जुन को होगा बहले वतन। आप सब अर्जुन है, हम सब अर्जुन है, लड़ना तो हमें को कृष्ण को सारथी बने रहे, उनको और कुछ नहीं बनना था। नहीं तो कृष्ण एक दिन में खत्म कर देते महाभारत, लेकिन उन्होंने कहा ये काम अर्जुन का है, मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, बाकी तुम्हें चलना। हार मानी नहीं, रार ठानी नहीं, भाग्य की पट्टिका को बदल के गया। हार मानी नहीं, रार ठानी नहीं, भाग्य की पट्टिका को बदल के गया। व्यर्थ के अर्थ सारे बदल के गया, संग मृत्यु के मन से वो चल के गया।
कह गया है वो आएगा फिर लौट कर। हम सब की आत्मा में आ जाएं, घुस जाएं अटल जी। और देखिएगा हमारे जो आज के भी प्रधानमंत्री हैं वो कोई उनमें वही सब जो इन्होंने कहा वो अंश है उनके, वही उत्तराधिकारी हैं, वो भी उसी राह पे चल रहे हैं। हम लोग में असल में क्या है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम जीवित रहने पर नहीं याद करते, मरने के बाद उसको याद करते हैं। अब मरने के बाद लोग याद करते हैं। हम लोग जब वो जीवित थे तब कविता की कोई भी गोष्ठी ऐसी नहीं हुई कि अटल जी को भी हम लोग इनवाइट करते, बुलाते और कविता सुनते उनकी। तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ राजनीति पे ध्यान दिया लोगों ने। आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी कविता सुन रहे हैं। कह गया है वो आएगा फिर लौट के, रखना अपना संभाले ये प्यारा चमन, रखना अपना ये प्यारा चमन, देश तेरे हवाले, देश तेरे हवाले ए भारत सुमन, देश तेरे हवाले है भारत सुमन। लेकिन मैं अब वो रचना इसलिए कि वो वही उस मंच पे पढ़ी थी मैंने जब अटल जी थे, तो उन्होंने बहुत इसकी पढ़ाई की और बहुत मुझे शाबाशी दी थी कि बहुत अच्छी रचना सुनाई। क्योंकि मैं निवेदन है कि आज के बाद जब कभी भी अटल जी का हम नाम लें तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया बात है आज जी, आपने क्या अच्छा लिखा। चलिए स्माइल प्लीज। मैडम कैमरा लुक। कैमरा लुक, कैमरा जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैडम कैमरा लुक, कैमरा लुक। सब लोग आ रहे हैं।